इंटरेक्शनिज्म को कंटिन्यू करते हुए we see that students have lot of interaction in the compound of the school. Over here they uh, have lots of sharing of activities with each other, और इस इंटरेक्शन के दौरान उनको समझ आती है एक दूसरे को कि उनकी पोजीशन क्या है, कि वो क्या चीज़ है। ये जो सोसाइटी है, स्कूल की सोसाइटी है, जो अदर लोग हैं, ये कूले की अगर मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करूं तो उसने यही कहा था दिस इज़ मोर लाइक ए लुकिंग ग्लास। तो वो अपने आप को इस ग्लास में देखते हैं, ये अदर्स जो हैं उसको बताते हैं कि उसकी शक्ल कैसी है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका टॉकिंग का तरीका कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका रोल जो भी कोई परफॉर्म कर रहा है, हाउ दैट रोल इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। तो इस इंटरेक्शन के दौरान ये सारी चीज़ें उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती हैं, जो उसको बताती हैं कि हाउ इंटेलिजेंट दैट पर्सन इज़, हाउ कॉम्पिटेंट दैट पर्सन इज़ टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर लेट्स से रोल, और हाउ पॉपुलर दैट पर्सन इज़, और हाउ लाइकेबल दैट पर्सन इज़। ये जो दूसरों की इंटरप्रिटेशंस हैं, इसको वो फिर अब्जॉर्व करते हैं अपने आप में, जिसके बेसिस पर वो एक इमेज अपना बनाते हैं कि वो हैं क्या, जिसको हम सेल्फ का नाम लेते हैं। वो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट वहाँ से डेवलप करते हैं, और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट का जो है प्रोसेस, ये लंबा प्रोसेस है, ये कोई एक मिनट या एक दिन की बात नहीं है। इट टेक्स प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके कई स्टेप्स होंगे, कई स्टेजेस होंगे, इसलिए हम इसको प्रोसेस कहते हैं। ये कोई स्विच ऑन एंड ऑफ करने वाली बात नहीं है। तो उसके बेसिस पर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट एम आई, और व्हाट एम आई इज़ व्हाट अदर्स टेल मी। तो मैं क्या हूँ जो मुझे बताया जाता है, मैं और मुझे की बात आ रही है यहाँ पर। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि एक माइक्रो लेवल की अप्रोच जो है इज़ मोर सूटेबल, और दैट हेल्प्स इन द reflection of an individual as they see in others, let's say, reactions to this individual। और इसमें ये एक्शन और रिएक्शन के बेसिस पर बच्चों में या जो तालिब इल्म हैं उनमें अपना इमेज जो है, सेल्फ इमेज जो है, वो डेवलप होता है। और एक एग्ज़ाम्पल ऐसे ही है, जैसे लेबलिंग थ्योरी की एक एग्ज़ाम्पल है कि आप किसी के ऊपर कोई लेबल लगा देते हैं, उसको कहते हैं कि भाई तुम डम किस्म के लोग हो, बशीर इज़ ए डम काइंड ऑफ पर्सन, इज़ ए लेज़ी काइंड ऑफ पर्सन, इज़ ए चीट। और everybody is, if most of the people are saying the same kind of thing, person might feel कि हाँ यार शायद मैं यही हूँ, and maybe over time he or she accepts that kind of label। और इसको ये चीज़ सिर्फ बच्चे ही नहीं है एक दूसरों को बात कर रहे हैं, इसमें टीचर्स भी हो सकते हैं। टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स को उनका इमेज देते हैं कि उनकी स्टडीज़ की, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी रोल परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं कि तुम कितने नंबर ले सकते हो, तुम टॉप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूँ कि दे कम अक्रॉस सो मैनी prophecies about them which they get from others में, जैसे कि मैंने कहा, अदर्स दूसरे लेट्स से स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, अदर्स में एल्डर्स भी आ सकते हैं जिसमें टीचर है। और when they accept that kind of thing, that is more like self-fulfilling prophecy। उसको कहा है कि तू कभी पास नहीं हो सकता, तो पास नहीं हो सकता तो
ये वाकई शायद ठीक है कि पास नहीं हो सकता, वो फिर एक दफ़ा अगर फेल हो गया तो फिर दैट माइट बी कंसिडर्ड एज मोर लाइक he is coming up to the expectations of the teacher, which are negative kind of thing, and this might be considered as self-fulfilling prophecy. ये दोनों तरफ ही हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. So that is how teachers' expectations are, let's say, expressed, and that is how they let's say express their expectations based on students' performance, students' appearance, students' ethnicity, based on the gender as well. And these expectations influence the students' perceptions about the development of their self as well as about their achievements. So that is how this interaction theory is trying to interpret the situations in the school system. और ये लेबलिंग जो है, ये जैसे कि मैंने कहा कि दोनों किस्म की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. So and on that basis there could be discrimination in the let's say in the class, discrimination among the students in the class. Then they also talk about rational choice theory in interaction. और rationality की जब बात करते हैं तो then they talk about costs and the benefits, costs and rewards. So individuals decide to act in order to continue receiving benefits. अब इंटरेक्शन किसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ भी कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है. सो व्हाट इज़ द रेसिप्रोसिटी ऑफ दिस इंटरेक्शन. सो दिस theory is relevant to education and school choices made by the students, teachers and administrators. अब यहाँ जहाँ चॉइस की बात आती है वहाँ एक्सचेंज थियोरी ज़्यादा रेलेवेंट नज़र आती है कि स्टूडेंट्स ने कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, कौन से टीचर्स के साथ काम करना है, किस टीचर को गाइड उन्होंने बनाना है. तो यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट की बात आती है. तो वो सी दैट it also affects the teachers as well, कि अगर टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो टीचर माइट फील रिवॉर्डेड, so he might feel happy. और अगर टीचर बहुत मेहनत कर रहा है और उसका स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, वो आउटकम नहीं हो रहा, then the teacher might be frustrated और डिसअपॉइंटेड. और ये ओवर टाइम अगर ऐसे ही होता रहे तो ही माइट फील, जिसको लोग एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, बर्न आउट, कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन बात ये बनती नहीं है. सो दैट इज़ हाउ वी लुक एट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. सो रैशनल चॉइस थियरी स्टिपुलेट्स दैट द स्टूडेंट्स चूज़ द सब्जेक्ट्स दे मोस्ट प्रेफर. अब ये स्टूडेंट सब्जेक्ट्स वहाँ प्रेफरेंस की बात आ रही है जहाँ चॉइस अवेलेबल हो. और मसलन साइंस का चॉइस है, साइंस और आर्ट्स के चॉइस में देखा है कि इधर जाना है या उधर जाना है, तो वहाँ पर अगेन कॉस्ट बेनिफिट की बात आती है, चाहे फ्यूचर की कॉस्ट बात करें या गिवन द एनवायरनमेंट वहाँ वो चूज़ कर रहे हैं. इवन द सब्जेक्ट्स आर evaluated in terms of the cost benefits. So rational student chooses the subject that provides the maximum net benefit, that is the benefit या outcome minus उसकी cost क्या होगी. So that is how we look at the cost benefit analysis. That's how we look at the exchange theory, and that is how it affects the interactions in the school as well.